नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल पर आप सभी मित्रों व मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों का शत शत अभिनंदन करता हूँ। आप सबके बीच एक बार फिर से आने का मुझे सौभाग्य मिला है और राजस्थान का इतिहास की शुरुआत आज बहुत ही खास दिन है। हमारे गणपति बप्पा का दिन, पहला दिन 2021 और आज की डेट 10 सितंबर 2021 को राजस्थान का इतिहास का टॉपिक नंबर 1 राजपूत युग, उत्पत्ति व प्रमुख शिलालेख आपके बीच में मैं आया हूँ और ये टॉपिक आपके लिए सभी प्रकार की भर्तियों के लिए, जिसमें अभी मुख्यतः रीट भर्ती जो आज से 15 दिन बाद होने वाली है, राजस्थान के इतिहास की सबसे बड़ी भर्ती। उसके बाद मैं आपको बताऊं पटवारी का एग्ज़ाम होने वाला है, ग्राम विकास अधिकारी जो 6 महीने बाद लगभग फरवरी 2022 में उसका एग्ज़ाम होने वाला है। सभी एग्ज़ामों के लिए ऑल एग्ज़ाम, इंडिया का कोई भी एग्ज़ाम जिसमें राजस्थान का इतिहास नहीं पूछा जाता, आपको पता होना चाहिए कि राजस्थान का इतिहास यानी आप समझ लो भारत के लिए गौरव की बात है, क्योंकि यहाँ पर बहुत वीरों ने जन्म लिया था और इसी के लिए आज ये पहला वीडियो राजपूत युग, उत्पत्ति व प्रमुख शिलालेख। इससे पहले मैंने मेरे इतिहास के 2 वीडियो बताए हैं, जिसमें भारत का इतिहास जो कालक्रम बताया था मैंने, और राजस्थान का इतिहास का भी एक कालक्रम मैंने बताया। उसके मैंने लगभग 17-18 टॉपिक बताए हैं आपको। उस टॉपिकों को पहले हम पढ़ेंगे, क्रम से पढ़ेंगे। पहला टॉपिक आज शुरू कर रहे हैं और शुरू करने से पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मेरे इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको बार बार रिवीजन करें, तो ये आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद रहेगा, क्योंकि मैं आपके लिए बड़ी मेहनत कर रहा हूँ और करूँगा। बस मेरा उद्देश्य यही है कि कहीं ना कहीं आपका जीवन बन जाए, आप जो मेहनत कर रहे हो उसका आपको फल मिले। लेकिन आप जुड़े रहिए हर्षद कुमार त्रिवेदी जीके चैनल हर्षद जी सर से ज़रूर। और वीडियो शुरू करूं से पहले मैं कहना चाहता हूं कि मेरे द्वारा जो बनाए गए ऑथेंटिक नोट्स हैं ये, और ये मैंने मेरे खुद के हाथ से बनाए हैं, तो आप ज़रूर देखें। पूरा इतिहास मैं मेरे हाथों से बना के आपको इस चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। बीच बीच में जो मुख्य बातें हैं, जीके हैं, जनरल नॉलेज हैं, बेसिक जनरल नॉलेज हैं और ऑल जीके भी मैं पढ़ाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो टॉपिक है राजपूत युग टॉपिक, ठीक है। और राजपूत युग में भी हमारा टॉपिक का नाम है राजपूतों की उत्पत्ति। तो थोड़ी जानकारी हम यहाँ ले रहे हैं। गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ था, ठीक है। मतलब राजपूत कौन थे, बात ये आ रही है कि गुर्जर प्रतिहार का पतन हो गया। मैंने कहा था आपको कि गुप्तोत्तर काल में जो था वो राजपूत युग था। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि गुर्जर प्रतिहारों के पतन के बाद उत्तरी भारत में गुर्जर प्रतिहारों के अधीनस्थ थे, गुर्जर प्रतिहारों के पास में जो काम कर रहे थे, मतलब जो वहाँ पर सैनिक थे, उन्होंने क्या किया, तो सामंतीय शासकों ने
गुर्जर प्रतिहारों की अयोग्यता के कारण का लाभ उठाकर उत्तरी भारत में जो छोटे छोटे राज्य स्वतंत्र हुए उसे क्या नाम दे दिया भाई? राजपूत युग, क्योंकि वो सभी राजपूत थे। किसके अधीन थे ये? तो गुर्जर प्रतिहारों के। तो क्वेश्चन पहला यही बन रहा है कि राजपूत कौन थे। तो यहाँ ये क्वेश्चन आता है कि राजपूत किनके अधीन थे, तो हम कह सकते हैं गुर्जर प्रतिहारों के अधीन थे। हम देखें तो उन्होंने राजपूतों को क्या कहा है? शक, हूण, कुषाण आदि विदेशी जातियों से उत्पत्ति बताया भाई। राजपूतों को क्या कहा है भाई? किसने? तो इन्होंने क्या कहा है कि यह तो शक, हूण, कुषाण ये विदेशी जाति थे, आदि विदेशी जातियों की संतानें हैं, यूँ कहा है। कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार राजपूत शक या सिथियन जाति की संतानें थी। ये क्वेश्चन बना है, आपको ध्यान रखना है कि राजपूत शक या सिथियन की संतानें थी। किसने कहा है भाई? कर्नल जेम्स टॉड ने। कर्निगम कह रहे हैं कि यूची कुषाण चीन के वंशज माने जाते हैं। तो ये सारी बातें, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं एग्जामों में बने हैं और बनेंगे। इसीलिए मैंने ये मोस्ट जो बातें हैं वो यहाँ विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में की हैं। विदेशी उत्पत्ति के सिद्धांत में चारों व्यक्तियों के नाम आपको याद रखने हैं। दूसरा सिद्धांत राजपूतों की उत्पत्ति में आता है वो है अग्निकुंड का सिद्धांत। प्रतिपादक हैं चंद्रवरदाई। चंद्रवरदाई कौन थे? इन्हीं का एक और नाम है भाई, इनका एक नाम आता है, क्या आता है भाई? इनका नाम है पृथ्वी भट्ट। इन्हीं का, चंद्रवरदाई का ही नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट, ठीक है ना। और ये किसके दोस्त थे? पृथ्वीराज चौहान थर्ड के। और पृथ्वीराज चौहान थर्ड कौन था? अजमेर का अंतिम शासक था। अजमेर के अंतिम शासक अपने पृथ्वीराज तृतीय को किसने हराया है भाई? तो मोहम्मद गोरी ने। कौन से युद्ध में? तराइन के द्वितीय युद्ध में 1192 ईस्वी में, ठीक है ना। अब ये बात कहाँ क्या हो रही है अपने? तो राजपूतों की उत्पत्ति की बात हो रही है। तो चंद्रवरदाई की पुस्तक क्या है? चंद्रवरदाई की पुस्तक पृथ्वीराज रासो, जो पिंगल शैली से संबंधित है। कौन से शैली से है? पिंगल शैली से। उस पिंगल शैली में, उस पुस्तक में अग्निकुंड के सिद्धांत का वर्णन किया है। तो क्या है ये सिद्धांत? हम देखें तो ये सिद्धांत है, ऋषि था विशिष्ट ऋषि द्वारा आबू पर्वत पर यज्ञ करवाया था। और इस यज्ञ में क्या हुआ था? अग्निकुंड से 4 योद्धाओं की उत्पत्ति हुई है। कौन कौन से हैं? PPCC, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य, ये ध्यान रखना है। तो ये अग्निकुंड का सिद्धांत चंद्रवरदाई ने अपनी पुस्तक पृथ्वीराज रासो, जो पिंगल शैली में लिखी गई है, ठीक है ना, उसमें राजपूतों को अग्निकुंड से बताया है। और कौन कौन से योद्धा उनकी उत्पत्ति हुई है, कौन से राजपूत है चारों? तो याद रखना है प्रतिहार, परमार, चौहान, चालुक्य। अब देखो यहाँ से 10 क्वेश्चन बनते हैं इन दोनों बातों से। इन दोनों बातों से, यानी ये दोनों बातें हैं, विदेशियों की संतान और अग्निकुंड की सिद्धांत से ही 10 क्वेश्चन बन रहे हैं। आप ज़रूर उसे देखें। आगे हम देखें तो तीसरा है वैदिक क्षत्रिय से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है। क्या हुई है? वैदिक क्षत्रियों से राजपूतों की उत्पत्ति है। कौन कह रहा है भाई? डॉक्टर GH ओझा कह रहे हैं। कौन कह रहे हैं भाई? डॉक्टर GH ओझा, यानी डॉक्टर गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा क्या कह रहे हैं कि राजपूतों वैदिक क्षत्रियों से उत्पत्ति हुई है उनकी। आधार क्या बताया उन्होंने भाई? ऋग्वेद का 10वां मंडल बताया उन्होंने। और कौन सा सूत्र बताया है? पुरुष सूत्र में ये कहा गया है। ये क्वेश्चन भी बनता है भाई। ये देखो सभी प्रकार के कहीं ना कहीं क्वेश्चन छोटे मोटे बने हैं और बनेंगे। आप ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, आगे बताएं। और बहुत ही बड़ा इतिहास का खेल यहाँ खेलने जा रहा हूँ मैं, और खेलूँगा, आपको ये भी पता है सभी को। तो नेक्स्ट अपन देखें, चौथा हमारा हम पढ़ रहे हैं राजपूतों की उत्पत्ति का सिद्धांत में विदेशी उत्पत्ति का सिद्धांत पढ़ा, अग्निकुंड का सिद्धांत वैदिक क्षत्रियों से ओझा ने बताया है। जबकि सूर्यवंशी व चंद्रवंशी भी कौन बोल रहे हैं? GH ओझा, वही गौरी शंकर हीराचंद्र ओझा क्या बोल रहे हैं? ये तो सूर्यवंशी और चंद्रवंशी भी हैं, दोनों बताए उन्होंने। तो उनके अनुसार राजपूतों की उत्पत्ति प्राचीन क्षत्रिय से है। इन क्षत्रियों की पैतृक परंपरा मनु से जोड़ी गई है। पैतृक परंपरा मनु के पुत्र
इक्ष्वाकु की संतानें सूर्यवंशी एवं मनु की पुत्री इला की संतानें चंद्रवंशी कहलाई। ये कौन कह रहा है भाई? जीएच ओझा कह रहे हैं। तो ये भी ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हम देखें तो ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा। कौन है भाई? ये क्वेश्चन बनता है। क्यों? दशरथ शर्मा बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं। इनके बहुत सारे क्वेश्चन बने हैं। एक क्वेश्चन बना था, कालीबंगा को सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी किसने कहा भाई? तीसरी राजधानी करने वाला कौन है? तीसरी राजधानी किसने कहा है? ये क्वेश्चन बनता है। तो ये ध्यान रखना है, किसने कहा है भाई ये? तो तीसरी राजधानी दशरथ शर्मा ने। किसको? कालीबंगा को। कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में है। ठीक है ना। ये सभ्यता है, उसके बारे में हम डिटेल आगे पढ़ेंगे। तो बात यहाँ करते हैं कि ब्राह्मणों से उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया है? डॉक्टर दशरथ शर्मा, विश्वम्भर शरण, डॉक्टर गोपीनाथ। आधार क्या बताया है? तो मंडोर के प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। ठीक है। कौन थे? मंडोर के प्रतिहार यानी जो राजपूत थे वो क्या थे? हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे। इससे ये कह रहे हैं दशरथ शर्मा और विश्वम्भर चरण और डॉक्टर गोपीनाथ कह रहे हैं। उनकी दूसरा कारण आधार बता रहे कि परमार आबू पर्वत के वशिष्ठ क्षत्रिय भी ब्राह्मण थे। चौहान वत्स गोत्रीय ब्राह्मण थे, यूँ कह रहे हैं ये। और गुहिलों को नागर ब्राह्मण से उत्पत्ति किसने बताया है भाई? तो ये तीनों ने। और भी कुछ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ आ रही है कि राजपूतों की उत्पत्ति गुर्जर शब्द से हुई है भाई। डॉक्टर भंडारकरण एक इतिहासकार है के अनुसार गुर्जर एक विदेशी जाति थी जिससे उत्पन्न संतानें विदेशी जाति कहलाई। उसी प्रकार डॉक्टर सी वी वेद गुर्जरों का संबंध एक क्षेत्र विशेष से था। उस क्षेत्र पर भूभाग विशेष पर रहने वाले राजपूत कहलाए। किसने कहा भाई ये? तो ये डॉक्टर सी वी वेद। अब देखो यहाँ से एक क्वेश्चन ये बनता है, सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ आरएस प्री में बन सकता है। क्या क्वेश्चन बन सकता है? तो गुर्जर का संबंध एक क्षेत्र विशेष से था, उस क्षेत्र पर भूभाग विशेष पर रहने वाले राजपूत कहलाए। निम्न में से यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, कौन है भाई ये? सी वी वेद। उसी प्रकार मिश्रित मूल का सिद्धांत किसने दिया है? तो डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय। नेट हिस्ट्री 2016 जो हुई थी उसमें ये क्वेश्चन आया था कि राजपूतों को मिश्रित मूल का सिद्धांत कहने वाले कौन हैं? तो डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय। का तर्क है कि भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धांत ग्रहणशीलता रही हैं, इसीलिए जितनी भी जातियाँ बाहर से आई हैं वो यहीं आकर रह गई है। कौन कह रहा है भाई? डॉक्टर डीपी चट्टोपाध्याय। तो ये मुख्य बातें मैंने आपको कही हैं। तो ये राजपूतों की उत्पत्ति सिंपल पहला टॉपिक है, चल रहा है अभी राजपूत युग और उसका राजपूतों की उत्पत्ति। और उत्पत्ति तो ये आपको ध्यान रखना है कि गुर्जर प्रतिहारों के सामंत थे ये, और अलग अलग राज्यों में अलग अलग वंशों की स्थापना हुई, जिसमें गढ़वाल वंश जो था वो कन्नौज में था। चालुक्य यानी सोलंकी वंश ये कहाँ था? गुजरात में। परमार थे मालवा में थे। उसी प्रकार चंदेल कहाँ के थे? चंदेल खजुराहो बुंदेलखंड या जेजाभुक्ती यहाँ के थे। ये एमपी में पड़ता है। और उनकी राजधानी महोबा नाम सुना होगा। और महोबा का युद्ध हुआ था भाई। ये कब हुआ था पता है? महोबा का युद्ध 1182 की बात है। महोबा के शासक थे परमदी देव और यहाँ के शासक थे पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच में हुआ था। और इस युद्ध में, महोबा के युद्ध में जीता कौन था पता है ना आपको? पृथ्वीराज थर्ड जीते थे। और ये क्वेश्चन भी बहुत एग्जाम में पूछा गया है। ग्वालियर में थे कच्छपछात वंश। उसी प्रकार मध्य भारत में कलचुरी वंश, ये भारत से संबंधित है। और मेवाड़ में थे गुहिल, इनको तो हम पढ़ेंगे यहाँ पर। सांबर शाकंभरी के चौहान को भी हम डिटेल पढ़ेंगे। तो आगे अब हमारा जो मुख्य बात है तो राजपूतों की उत्पत्ति हो गई है। अब राजस्थान के राजपूत जो हैं उनकी उत्पत्ति तो हमने पढ़ी है, लेकिन अब बात ये आती है कि यहाँ पर जो वंश है वो कौन कौन से हैं। तो आपको ध्यान रखना कि राजस्थान के राजपूत वंश में हम देखें तो देखो ये चौहान वंश है। कौन सा है? चौहान वंश। चौहान वंश में 3 प्रकार के चौहान वंश थे। एक था शाकंभरी के चौहान। शाकंभरी के चौहान मैंने एक वीडियो बनाया था बेसिक नॉलेज में, उसमें ये शाकंभरी के चौहान के बारे में मैंने जिक्र किया था। और शाकंभरी सांबर या सपाल दक्ष बात एक ही है। ये अजमेर के आसपास का क्षेत्र, नागौर अजमेर और है ना, ये सांबर सपाल दक्ष एक ही है और इसी को अजमेर के चौहान के नाम से जानते हैं। तो चौहान वंश में पहला है शाकंभरी के चौहान या सांबर या सपाल दक्ष या अजमेर के चौहान, बात एक ही है। उसके बाद में चौहान वंश में दूसरा आता है रणथंभौर के चौहान। कौन आता है भाई? रणथंभौर के चौहान। ये
ये रणथंभौर के चौहान है, ठीक है ना। अब हम देखें कि रणथंभौर के चौहान तो हैं, ठीक है ना। आगे हम देखें तो उसी के कौन से हैं, जालौर के चौहान। चौहान वंश में कौन से हैं भाई, जालौर के चौहान ये हैं, जिसे सोनगरा चौहान के नाम से जानते हैं। किसे नाम से जानते हैं, सोनगरा। अब सोनगरा नाम से तो जानते हैं, एक बात यहाँ मेरे को याद आ गई है कि सोनगरा के नाम से तो यहाँ जानते हैं, तो एक जालौर के दुर्ग को क्या कहते हैं, सोनलगढ़। जालौर के दुर्ग को क्या कहते हैं, सोनलगढ़, उपनाम है सोनलगढ़। जबकि जैसलमेर के दुर्ग को क्या कहते हैं, सोनारगढ़। सोनार जैसलमेर, सोनल जालौर। सोनल की शादी कहाँ करवाई है, तो जालौर में। तो ये ध्यान रखना है आपको, जालौर के दुर्ग का उपनाम क्या है, सोनलगढ़, जबकि जैसलमेर के दुर्ग का नाम है सोनारगढ़। तो जालौर के चौहान वंश को किस नाम से जानते हैं, सोनगरा चौहान। तो ये तो तीनों चौहान हो गए आपके कि चौहान वंश, शाकंभरी के चौहान, रणथंभौर के चौहान। रणथंभौर कहाँ है, सवाई माधोपुर में, ये भी हम पढ़ेंगे इनका डिटेल। जालौर के चौहान हम पढ़ेंगे। अब इन्हीं राजपूतों में दूसरा आता है गोहिल या सिसोदिया वंश, जो मेवाड़ से संबंधित है ना। मेवाड़ में 4 जिले आते हैं, प्रॉपर उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद और एक चौथा है बेलवाड़ा, ये ध्यान रखना है आपको। राठौड़ वंश 2 प्रकार के, मैंने पहले ही कहा था, जोधपुर के राठौड़ और बीकानेर के राठौड़, दोनों भाई थे लेकिन अलग हुए थे भाई। तो ये हैं राठौड़ वंश। उसी प्रकार चौथा आता है कछवा वंश आमेर ढूंढर यानी जयपुर के क्षेत्र हैं ये कछवा वंश। तो ये सभी राजपूत हमारे राजस्थान से हैं, तो इनके बारे में हम आगे ज़रूर पढ़ेंगे। आगे हम राजपूत युग पढ़ रहे हैं, राजपूतों की उत्पत्ति हमने पढ़ी। अब हमारा जो मुख्य बात है वो आती है राजस्थान के प्रमुख शिलालेख हम पढ़े। तो देखो आप, प्रमुख शिलालेख में हम देखते हैं तो यहाँ बात आती है कि राजस्थान के इतिहास के मध्यकालीन जानकारी के स्रोत भी थोड़ा हम देख लेते हैं कि राजस्थान के इतिहास की जानने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वो कौन से हैं। महत्वपूर्ण स्रोत कौन कौन से हैं, तो एक आता है पुरातात्विक स्रोत। कौन सा आते हैं भाई, पुरातात्विक स्रोत। और एक आते हैं साहित्यिक स्रोत, ठीक है। मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ये मेरे खुद के नोट्स हैं, मैंने खुद ने बनाए हैं, आप भी लिख के बना सकते हो खुद, या फिर इसकी PDF मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लो, ठीक है। और पुरातात्विक और साहित्यिक स्रोत पढ़ रहे थे, तो राजस्थान के इतिहास के मध्यकालीन जानने के कुछ स्रोत देख लेते हैं। तो पुरातात्विक में अभिलेख आते हैं, पुरातात्विक में अभिलेख को हम देखें तो अभिलेख में कौन कौन आते हैं, तो एक तो शिलालेख आते हैं, एक ताम्रपत्र आते हैं। कौन आते हैं भाई, एक तो शिलालेख, एक ताम्रपत्र, है ना, और एक प्रशस्ति। ये सभी क्या है, अभिलेख है, ठीक है ना। अब शिलालेख क्या है, तो किसी राजा द्वारा लिखा गया पूरा लेख है एक प्रकार से। ताम्रपत्र किसे कहते हैं, तो एक प्रकार से दानपत्र है, ठीक है, दानपत्र, ठीक है। अब राजा द्वारा भूमि दान करने के लिए जिस पत्र का प्रयोग किया जाता है उसको ताम्रपत्र कहते हैं। प्रशस्ति, तो प्रशस्ति क्या है, राजा की प्रशंसा है, तो ये तो अभिलेख हो गया, ठीक है। सिक्के यानी पुराने सिक्के, तो ये सभी क्या है, ये राजस्थान के इतिहास के जानने के स्रोत हैं। देख सकते हो ये आपके स्रोत हम देखते हैं, इतिहास जानने के स्रोत में ये सभी औजार हैं, आप देख सकते हो पुराने, है ना, ये पुराने औजार हैं, है ना, देख सकते हो आप। उसके बाद में देखो ये पुराने सिक्के हैं, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो इस प्रकार आगे और देखें हम, नोट मैंने लिखा है एपिग्राफी किसे कहते हैं, तो प्राचीन अभिलेखों के अध्ययन करने का शास्त्र है, जिसे एपिग्राफी कहते हैं। ये बहुत बार क्वेश्चन बना है, RS 2018 में यही क्वेश्चन बना है। उसी प्रकार हम देखें तो न्यूमिस्मेटिक्स का मतलब क्या होता है, उसका मतलब होता है सिक्कों का अध्ययन, यानी मुद्रा शास्त्र से संबंधित है ये भी ध्यान रखना आपको। अब मुख्य बात यह है कि राजस्थान राज्य अभिलेखाकार अभी वर्तमान में कहाँ है, तो बीकानेर में, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है, ये बीकानेर में। लेकिन राजस्थान राज्य अभिलेखाकार 1955 में जयपुर में था, जिसे शिफ्ट कहाँ किया है, बीकानेर में 1960 में, तो वर्तमान में बीकानेर में। अब
यहाँ पर क्या मिल रहा है, तो यहाँ पर ये सभी चीज़ें वहाँ पर सुरक्षित पड़ी हुई हैं, आप जाके देख सकते हो। ठीक है, चलो नेक्स्ट अपन देखते हैं महत्वपूर्ण शिलालेख। महत्वपूर्ण शिलालेख के बारे में बात करें तो पहला शिलालेख हम पढ़ेंगे वो है गोसुंडी का शिलालेख। कौन सा पढ़ेंगे भाई? गोसुंडी का शिलालेख। अब गोसुंडी का शिलालेख आरएस प्री में यही क्वेश्चन बनाया। अब आप बोल रहे हो कि ये क्वेश्चन बार बार क्यों बन रहे सर? तो ये मैंने इतनी मेहनत की है भाई कि आप क्या बताएं आपको कि मेरे चलो ठीक है, बाद में देखेंगे। आप तो जुड़े रहो और बस पढ़ते रहो ईमानदारी के साथ में, कड़ी मेहनत करो, दिल की गहराइयों से पढ़ो और एकाग्रता से पढ़ो। कुछ करना है तो पढ़ना तो पड़ेगा, मेहनत तो करनी पड़ेगी। अब मेहनत नहीं करोगे सही दिशा सही तरीके से तो फिर सफलता मिलना थोड़ा मुश्किल ज़रूर रहता है और समय लगता है, लेकिन सही दिशा में सही चीज़ को सही तरीके से पढ़ा तो ज़रूर सफलता जल्दी मिलती है, ये मैं कहना चाहता हूँ। प्रमुख शिलालेख, महत्वपूर्ण शिलालेख पढ़ेंगे, यही टॉपिक है। गोसुंडी का शिलालेख कहाँ है? तो चित्तौड़ में। कौन सी शताब्दी से संबंधित है? दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है ना। इस शिलालेख से हमें राजस्थान में भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी मिल रही है भाई। किसकी जानकारी मिल रही है? भागवत धर्म के प्रचलन की जानकारी मिल रही है। अब यही क्वेश्चन बना था कि भागवत धर्म का संबंध राजस्थान के कौन से शिलालेख से हैं? तो ये ध्यान रखना है, गोसुंडी का अभिलेख। जिसने भी देखा होगा ये प्रश्न 100% अभी आया, 2018 के पेपर में देख लेना आप। मानमोरी का शिलालेख चित्तौड़ में है। ठीक है, 8वीं शताब्दी का शिलालेख है। रचयिता पुष्य नामक व्यक्ति है। उत्कीर्ण करने वाला कौन है भाई? शिवादित्य नाम है ना उत्कीर्ण करने वाला। आगे देखें विशेषता क्या है मानमोरी शिलालेख की, तो इस शिलालेख में मौर्य शासकों के रूप में माहेश्वर, भोज, भीम, मान का उल्लेख है। ये 4 व्यक्ति हैं, माहेश्वर, भोज, भीम, मान, क्रम भी याद रखना है। बप्पा रावल काल भोज ने 734 ईस्वी में मौर्य शासक किसको हराया भाई? मान को। देखो अंतिम मान को हराया है, को पराजित किया और चित्तौड़ पर अधिकार किया है। किसने भाई? बप्पा रावल ने, मेवाड़ का शासक है ये। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख का अनुवाद अपनी पुस्तक कौन सी है? द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज, राजस्थान में किया है। ब्रिटेन जाते समुद्र में फेंकवा दिया, ये भी क्वेश्चन बना है, तो ये ध्यान रखना है। महत्वपूर्ण शिलालेख में गोसुंडी का शिलालेख पढ़ा चित्तौड़, मानमोरी का शिलालेख कहाँ है? चित्तौड़ में। तो ये दोनों पढ़े। अपन आगे देखते हैं अब क्या होता है। चलो बसंतगढ़ का शिलालेख। बसंतगढ़ इंपॉर्टेंट है, सिरोही में है ये। खीमल माता का मंदिर बसंतगढ़ सिरोही में से मिला है, मतलब खीमल माता के मंदिर में मिला ये शिलालेख। इसी शिलालेख में सर्वप्रथम राजस्थान शब्द का प्रयोग हुआ है। अब ये भी क्वेश्चन बना है, आपने पढ़ा होगा कि राजस्थान शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस शिलालेख में हुआ है? तो बसंतगढ़ का शिलालेख सिरोही में। नेक्स्ट आता है नागदा का लेख। इस शिलालेख में बहुविवाह एवं संयुक्त परिवार की जानकारी मिलती है। इसमें सामंती प्रथा के बारे में भी जानकारी मिल रही है। तो कहाँ सामंती प्रथा के बारे में जानकारी मिल रही है? कहाँ? नागदा में। और नागदा उदयपुर, याद रखने की बात है। नेक्स्ट हम देखें चिरवा का शिलालेख 1273 में एडी एनोडोमी। इसको मैं आपको बताऊंगा ये एडी क्या है, बीसी क्या है, ये एक वीडियो छोटा बनाना पड़ेगा, तो मैं जल्दी बनाऊंगा, थोड़ा वेट करो आप, क्योंकि ये आपको पता नहीं पड़ेगा ईस्वी क्या है, ईसा पूर्व क्या है। इसका एक वीडियो मैं बनाऊंगा इतिहास जानने के लिए, तो आपको तैयार रहे आप। नेक्स्ट चिरवा का शिलालेख हम देखें तो इस शिलालेख के रचयिता कौन है? तो भाई तो पार्श्वचंद्र थे। कौन थे भाई? पार्श्वचंद्र। उत्कीर्णकर्ता केली सिंह हैं। मेवाड़ के गुहिल वंश के शासकों की उपलब्धि जानकारी इससे मिल रही है। और यह शिलालेख माँ वागीश्वरी की आराधना में शुरू किया गया। किसकी आराधना में भाई? तो माँ वागीश्वरी की आराधना में शुरू किया गया है, ये ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट देखें श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। कौन सा? श्रृंगी ऋषि का शिलालेख। एकलिंग जी उदयपुर से संबंधित है। रचयिता वापी विलास योगेश्वर हैं, नाम से ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हम देखें तो रजिया की छतरी का शिलालेख। कौन सा है भाई? रजिया की छतरी का शिलालेख। अब रजिया की छतरी का शिलालेख जो है वो कहाँ है भाई? रसिया की छतरी का शिलालेख जो है वो चित्तौड़ में है। रचयिता वेद शर्मा। नेक्स्ट हम देखें रणकपुर प्रशस्ति का लेख, बहुत इंपॉर्टेंट है। रणकपुर पाली से संबंधित है ये। रणकपुर का मंदिर 1444 खंबे हैं वहाँ पर। ठीक है। अब 1439 में जैन व्यापारी धरण शाह के आदेश पर किसने बनवाया भाई? बनवाया तो है धरण शाह ने, लेकिन शिल्पी नाम याद रखना दीपांक। ये बार बार प्रश्न आ रहे हैं कि रणकपुर प्रशस्ति का शिल्पी कौन है? दीपांक
और इसी शिलालेख में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग बताया भाई, दो व्यक्ति यूँ बताए जबकि हैं तो एक ही, लेकिन इसी शिलालेख में बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बन रही है, क्वेश्चन बनता है कि बप्पा रावल और कालभोज को अलग अलग बताया है। किस शिलालेख में बताया गया? दो व्यक्ति थे यूँ, वैसे हैं तो एक ही, लेकिन यहाँ रणकपुर में ये बताया गया है, तो ये ध्यान रखने की बात है। नेक्स्ट हम देखें तो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति कहाँ है भाई? ये चित्तौड़ में। रचयिता कौन है भाई? कवि अत्रि महेश, नाम सुना होगा कवि अत्रि महेश। कौन थे भाई? ये कुंभा के विद्वान थे ये, ठीक है, कुंभा के विद्वान हैं। महाराणा कुंभा का नाम सुना ही होगा आपने, देखेंगे, बहुत बड़ा व्यक्ति था ये, बहुत बड़ा शासक रहा ये महाराणा कुंभा। बहुत दुर्ग बनवाए उन्होंने, लगभग 32 दुर्ग उन्होंने बनवाए भाई। कितने दुर्ग बनवाए हैं? हाँ, 32 और लगभग 84 दुर्गों की तो मरम्मत करवाई उन्होंने। तो ये इनके बारे में हम डिटेल जब मेवाड़ पढ़ेंगे उस समय पढ़ेंगे। अभी देखते हैं हम कि कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति चित्तौड़ में मेवाड़ शासक हमीर से कुंभा तक का वर्णन है। इसी शिलालेख में कुंभा के व्यक्तिगत गुणों, कुंभा की उपाधियों एवं कुंभा के द्वारा लिखे गए संगीत ग्रंथों की जानकारी हमें मिल रही है भाई। तो ये ध्यान रखना है आपको, है ना, देखें हम, ये ध्यान रखना है। आगे देखें हम तो हैं कुंभलगढ़ शिलालेख 1460 ईस्वी में। यह कुंभ श्याम मंदिर में है, यानी चित्तौड़ में है। कुंभ श्याम मंदिर कहाँ है? चित्तौड़, तो ये भी चित्तौड़ में। महाराणा हमीर से कुंभा तक का वर्णन है, ये ध्यान रखने की बात है। अब अपन नेक्स्ट देखते हैं राज प्रशस्ति। क्या देखते हैं हम कि राज प्रशस्ति का शिलालेख। तो राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर 1676 ईस्वी मेवाड़ महाराणा राज सिंह के आदेश पर रणछोड़ भट्ट द्वारा 25 शिला पट्टों पर लिखा गया भाई ये। तो राज प्रशस्ति का शिलालेख राजसमंद झील की 9 चौकीपाल पर 1676 में महाराजा राज सिंह द्वारा। लिखने वाला ध्यान रखना आप, उसका नाम है, क्या नाम है भाई लिखने वाले का? रणछोड़ भट्ट। क्या नाम है? रणछोड़ भट्ट। आगे हम देखें, भारत का संस्कृत भाषा में लिखा गया सबसे बड़ा शिलालेख है ये अमर सिंह एवं जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है। अमर सिंह एवं जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि का उल्लेख है। किसमें? तो राज प्रशस्ति में। ये ध्यान रखने की बात है भाई। देखो, ये अमर सिंह व जहांगीर के मध्य मेवाड़ मुगल संधि हुई है। मैं आपको बताना चाहता हूँ दो बातें कि ये जो अमर सिंह थे, अमर सिंह, उनके पिता का नाम महाराणा प्रताप है ना। महाराणा प्रताप के पिता का नाम उदय सिंह थे। उदय सिंह व महाराणा प्रताप अकबर के समकालीन थे। अकबर से अधीनता नहीं मानी, लेकिन अकबर के एंडिंग समय में यहाँ पर जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी 1597, कब हुई थी भाई? 19 जनवरी 1597 को। कब हुई थी? 19 जनवरी, याद रखना भाई, महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 19 जनवरी 1597 को, ठीक है। उस समय उसके बाद में उसका बेटा बना था अमर सिंह। अब अमर सिंह बना तो वो कमज़ोर हो गया था उस समय। तो जहांगीर यानी अकबर की मृत्यु 1605 में होती है। उसी समय फिर बाद में जहांगीर व अमर सिंह के बीच में क्या हो जाती है? मैत्री संधि। इसी को मेवाड़ मुगल संधि के नाम से जानते हैं। और संधि में कुछ शर्तें हुई थी, वो हम बाद में पढ़ेंगे। तो आपको ये ध्यान रखना है कि मेवाड़ मुगल संधि का संबंध जो है वो कौन से शिलालेख से हैं। मुख्य बात तो राज प्रशस्ति का शिलालेख कहाँ होगा? ये राजसमंद। अजमेर का लेख ढाई दिन के झोपड़े में स्थित है भाई। ये ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? अजमेर में। 1200 ईस्वी में इसी शिलालेख यानी 1200 ईस्वी में इसी शिलालेख में अबू ब्रक नामक व्यक्ति का जिक्र है, जिसमें निर्देशन पर ढाई दिन के झोपड़े का निर्माण हुआ था। यह पारसी भाषा में लिखा गया प्राचीनतम शिलालेख। बहुत अच्छी बात है, यहाँ क्वेश्चन बन रहा है कि पारसी भाषा में लिखा गया प्राचीनतम शिलालेख कौन सा राजस्थान का? तो आपको ध्यान रखना है वो है, कौन सा है भाई? अजमेर का लेख। अब ढाई दिन के झोपड़े का नाम सुना होगा आपने। उससे पहले वहाँ पर संस्कृत पाठशाला थी। किसने बनवाई थी संस्कृत पाठशाला? आपको पता है। तो बनाई किसने थी भाई? अजमेर का महान शासक था विग्रहराज चतुर्थ। बिस्सल देव बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? बिस्सल देव। बिस्सल देव को ही विग्रहराज चतुर्थ के नाम से जानते हैं, ठीक है। और उनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद यहाँ पर
कौन आ जाते हैं? मुसलमान। और यहाँ पर अधिकार होता है किनका होता है भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक का। और कुतुबुद्दीन ऐबक के समय यहाँ 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण होता है। अजमेर के लेख से संबंधित है ये। जहांगीर महल का लेख कहाँ है? तो पुष्कर में। इसी अभिलेख से हमें क्या मिलता है? जहांगीर की मेवाड़ विजय की जानकारी हमें मिल रही है। ठीक है, आगे हम देखें तो 14वां जगन्नाथ प्रशस्ति। जगन्नाथ प्रशस्ति जगदीश मंदिर उदयपुर में है, 1652 ईस्वी में। इसमें हल्दी घाटी के युद्ध का वर्णन हुआ है भाई। ये भी ध्यान रखना है आपको कि हल्दी घाटी का वर्णन कौन से प्रशस्ति से संबंधित है? तो जगन्नाथ प्रशस्ति, ध्यान रखना, हल्दी घाटी के युद्ध से संबंधित है। आमेर का लेख 1612 ईस्वी में है। इस शिलालेख में कछवा वंश के शासकों को रघुकुल तिलक कहा गया है। ये भी क्वेश्चन बन रहा है भाई। आमेर के लेख से संबंधित है कि रघुकुल तिलक कछवा वंश को किस अभिलेख से कहा गया है? तो आमेर का लेख, ये ध्यान रखना। बीकानेर प्रशस्ति हम पढ़े तो 1594 की बात है ईस्वी में। इसी प्रशस्ति में बीकानेर के शासक राय सिंह राठौड़ का नाम सुना होगा आपने, जो अकबर का वफादार था। ये भी राय सिंह राठौड़, क्योंकि उसके पिता कल्याणमल ने क्या किया था भाई? अधीनता स्वीकार की ली थी ना। कब की थी? 1674 में, 74 में की थी, है ना। तो ये ध्यान रखना, राय सिंह राठौड़ अकबर का वफादार था। अब बीकानेर प्रशस्ति में, इसी प्रशस्ति में बीकानेर के शासक राय सिंह राठौड़ को कवि, विद्या प्रेमी और विद्वानों का आश्रयदाता कहा गया भाई। रचयिता कौन है बीकानेर प्रशस्ति का? तो जैता। अब विद्वान क्यों कहा गया है? तो इसने बहुत सारी पुस्तकें लिखी हैं। एक पुस्तक का नाम मेरे को याद आ रहा है यहाँ पर, राय सिंह महोत्सव लिखी है, राय सिंह महोत्सव। और एक और पुस्तक का भी नाम मेरे को याद आ गया है, ज्योतिष रत्नमाला। याद रखना, ज्योतिष रत्नमाला और राय सिंह महोत्सव के लेखक कौन? तो राय सिंह राठौड़ बीकानेर के महान शासक थे ये। वैसे अकबर के साथी थे, लेकिन पिता था गुलाम था, तो इन्होंने भी कर दी अधीनता। ठीक है, अब देखते हैं आगे। बात करें हम आगे, धीर बी पीर की दरगाह का शिलालेख कहाँ है भाई? ये कहाँ है बताइए? चित्तौड़ में। ये भी धीर बी पीर की दरगाह का अभिलेख चित्तौड़, 1325 ईस्वी में। चित्तौड़ का नाम ध्यान रखना क्या रखा है भाई? खिरीजाबाद। ध्यान रखना, खिरीजाबाद रखा है। किसने रखा है खिरीजाबाद? ये खिरीजाबाद तो किसने रखा है? अलाउद्दीन ने। ध्यान रखना, कब रखा? तो 1300, कब? चित्तौड़ पर 1303 में। 1303 में कौन आया था भाई? अलाउद्दीन दिल्ली से आया था चित्तौड़ में। पता है ना, मैंने आपको कहा था कि चित्तौड़ में आया था अलाउद्दीन खिलजी। और अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था भाई? क्या किया था चित्तौड़ में? तो चित्तौड़ के दुर्ग को जीता था। चित्तौड़ में कौन था? रतन सिंह। रानी कौन थी भाई? पद्मनी। ठीक है ना, ये साका हुआ था चित्तौड़ का पहला। अब जीत गया कौन भाई? अलाउद्दीन। और उसका सेनापति का नाम था ख्रीस खा, और ख्रीस खा के नाम पर ही चित्तौड़ का नाम उसने कर दिया था खिरीजाबाद। अब ये जानकारी कहाँ मिल रही है? तो ये क्वेश्चन भी बना है, धीर बी की पीर की दरगाह पर का अभिलेख जो है वहाँ पर खिरीजाबाद नाम का उल्लेख मिल रहा है। आगे हम देखें तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आ रही है कि बिजोलिया का शिलालेख हम पढ़ेंगे, भीलवाड़ा में है। बिजोलिया का शिलालेख भीलवाड़ा के पार्श्वनाथ मंदिर पर उत्कीर्ण है। ये 1170 ईस्वी में। इसे जैन श्रावक संत लोलक, कौन है? लोलक द्वारा स्थापित हैं ये। ठीक है, उसके बाद बताऊं मैं आपको कि उत्कीर्ण करने वाला कौन है? केशव। कौन है भाई? केशव। ठीक है, और रचयिता कौन है? गुणभद्र। ठीक है, अब बिजोलिया शिलालेख के बारे में बताऊं मैं आपको, तो हम देखते हैं बिजोलिया शिलालेख। तो ये देखिए आप, ये बिजोलिया का शिलालेख है ये। ठीक है, ये बिजोलिया का शिलालेख है ये। और ये इस शिलालेख पर जो वर्णन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट शिलालेख है ये। तो हम देखें आगे इनके बारे में कि इसी शिलालेख में सांबर के चौहान वंशावली की जानकारी मिलती है। सांबर के चौहानों की वंशावली की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख से मिल रही है। चौहान वंश के संस्थापक वासुदेव को बताया किसमें बताया है? तो वो भी बिजोलिया में बताया भाई। उसी प्रकार इसमें चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया भाई। वत्स गोत्रीय ब्राह्मण वासुदेव को 551 ईस्वी में चौहान वंश की नींव रखी है।
ये बताया बिजोलिया में। उसी प्रकार इसी शिलालेख में विग्रहराज चतुर्थ के लिए, ध्यान रखना, विग्रहराज चतुर्थ के लिए किस नाम से, तुरश्कजीत नाम दिया है। तुरश्कजीत शब्द का प्रयोग किया है और उसका मतलब क्या होता है, तलवार और लेखनी का धनी है वो। क्या है, तलवार व लेखनी का धनी। उसी प्रकार इस शिलालेख में दोहली शब्द का भी प्रयोग हुआ है। भूमि अनुदान अर्थात यहाँ सामंती व्यवस्था रही थी। और इस शिलालेख में कई स्थानों के प्राचीनतम नामों की भी जानकारी मिल रही है, जिसमें हम देखें प्राचीनतम नामों में तो सबसे पहला है भीनमाल। भीनमाल का प्राचीन नाम था श्रीमाल, जालौर का जबालीपुर, सांबर का शांकंबरी, नागदा का नागहद, नाडोल का नड्डुल और दिल्ली का दिल्ली का। तो ये इंपॉर्टेंट शिलालेख हैं बिजोलिया का शिलालेख। हम आगे देखें तो इस प्रकार हमने राजपूत युग में शुरुआत की है, राजपूत युग की उत्पत्ति व प्रमुख शिलालेख, तथा मैंने इसको थोड़ा राजस्थान के राजपूत वंश को समझाने की कोशिश की है। राजस्थान के इतिहास के मध्यकालीन स्रोतों के थोड़े स्रोतों के बारे में मैंने थोड़ा बताया आपको। तो ये पूरी जानकारी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और ये थोड़ा नोट्स का थोड़ा मेरा जो है वो PDF में थोड़ी सी आपको दिक्कत ज़रूर आ सकती है, लेकिन नेक्स्ट टाइम में उसको सुधार करने की कोशिश करेंगे। आप या तो आपके खुद के नोट्स बना सकते हो मेरे ये, या फिर इसको निकाल के आप आराम से मेरी आवाज़ को आपके पास PDF को बाहर निकालो आपके पास और मेरी आवाज़ को सुनो। ऐसे ही पढ़ने का एक तरीका रहता है और आप आराम से पढ़िए, अच्छी तरह से पढ़िए। हर्षद कुमार त्रिवेदी ये जो चैनल आपको दिख रहा है ये उसे सब्सक्राइब करें। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। कोई भी आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो ज़रूर मेरे से संपर्क करें। इस वीडियो के नीचे कमेंट्स करें, लाइक करें, कैसा लगा उसके बारे में ज़रूर बताएं और अधिक से अधिक शेयर करिए और अपने दोस्तों, मित्रों, अपने ग्रुपों में शेयर करिए। और मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि इतिहास अच्छी तरह से हम पढ़ेंगे। ये पहला टॉपिक था मेरा कि राजस्थान युग व शिलालेख। दूसरा टॉपिक अपना अजमेर के चौहान रहेंगे और बहुत ही जल्दी अजमेर के चौहानों के साथ में आपके साथ में मिलेंगे। इससे पहले आपको ध्यान दे, आप इसे बार बार रिवीजन करें, अपने दोस्तों से शेयर करें। अगले वीडियोस के लिए आप तैयार रहे। जल्दी आपके समक्ष हम साथ में रहेंगे, वापस मिलेंगे और अगले वीडियो का इंतज़ार ज़रूर करें और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। आप सबका प्यार बहुत ही मिल रहा है मुझे, इसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही हमसे जुड़ते रहे और हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो के लिए आप ज़रूर तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।